इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज का फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन का डिफिनेशन क्या है। तो फंक्शन बेसिकली क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक इंस्ट्रक्शन भी आ सकते हैं या एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस भी आ सकते हैं जो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे ऑन द गिवन सेट ऑफ डाटा, यानी जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग टू आपका फंक्शन में जो इंस्ट्रक्शंस है वो गिवन सेट ऑफ डाटा के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोग एक फंक्शन यूज किए थे सी लैंग्वेज का, जो फंक्शन है जो बेसिकली लाइब्रेरी फंक्शन है प्रिंटफ। ये क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है और ये जो फंक्शन है इसका पर्पस ये था कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते थे कि कोई भी मैसेज को या किसी डाटा वैल्यू को मॉनिटर पे हम डिस्प्ले कर सकते थे। उसी तरह से अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो एक मैथमेटिकल फंक्शन हम यूज करते थे SQRT, जो सी लैंग्वेज का फंक्शन है, उसको यूज करते थे। तो ये जो फंक्शन हम बोल रहे हैं, हर फंक्शन में एक सेट ऑफ कोड्स लिखा होता है जो क्या करेगा, जो नंबर इसको पास करेंगे यानी जो डाटा एलिमेंट इसको पास करके देंगे उसके ऊपर वो क्या करेगा, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। जैसे प्रिंटफ में जो मैसेज या जो वेरिएबल हम पास करते हैं उसको क्या करता है, कंसोल पे डिस्प्ले करता है। कंसोल का मतलब होता है कि जो मॉनिटर का जो स्क्रीन होता है उसको हम कंसोल बोलते हैं। ये हो गया पहला डिफिनेशन। ये डिफिनेशन आपको एकदम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है आता है। उसके बाद इसका पर्पस क्या है, जो मेन पर्पस इसका है वो है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड्स। यानी अगर मान लेते हैं एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है 10 इंस्ट्रक्शन का, उसको एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में हमको मान लेते हैं 5 प्लेस में यूज करना है। तो इसका मतलब है कि अगर हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे तो हमको मेरा टोटल इंस्ट्रक्शंस जो उस प्रोग्राम में इंक्रीज कर जाएगा वो 50 होगा। 50 कैसे, 10 इंस्ट्रक्शन है और 5 प्लेस पे उसको लिखा जा रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 5 इंटू 10 50 हो गया। लेकिन फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एक बार 10 इंस्ट्रक्शन को एक फंक्शन के ग्रुप में यानी फंक्शन के फॉर्म में लिख देंगे और उसको जहां भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट होगा वहां पर ही उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सिंपली कॉल कर लेंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी इसको बाद में देखेंगे, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ साइज ऑफ सॉफ्टवेयर। इस तरह हम सॉफ्टवेयर का साइज को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहला। उसके बाद ये क्या करता है, अवॉइड करता है क्या, जो अभी हम बोले थे सेम लॉजिक को अगेन एंड अगेन लिखने में। सॉफ्टवेयर में 5 जगह लिखना है, हमको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिखेंगे फंक्शन के फॉर्म में, जहां रिक्वायरमेंट रहेगा कॉल। इसलिए हम लिखे हैं फंक्शन आर यूज्ड टू अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक अगेन एंड अगेन। उसके बाद दूसरा है कि एक बार जब हम फंक्शन को राइट कर लेंगे तो उसके बाद उसको एनी नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये जिस प्रोग्राम के लिए लिखा गया ये फंक्शन, उस फंक्शन को हम खाली उसी प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि उस फंक्शन को रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी दूसरे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये जो दूसरा वाला पॉइंट हुआ, इसलिए बार बार ये लिखा एज पर रिक्वायरमेंट हुआ। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है ये क्या है, किसी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा उसको हम क्या करेंगे,
सब प्रॉब्लम में ब्रेक कर देंगे और हर सब प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को लिखेंगे। इस तरह से सपोज मान लेते हैं मेरे 10 फंक्शंस बन जाते हैं। इस फंक्शन को फिर आपस में लिंकिंग कर देंगे तो वो एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा जो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी कम किया जा सकता है। उसके बाद स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब यही होता है कि ब्रेक कीजिए और ब्रेक कीजिए नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम में, हर प्रॉब्लम के लिए एक फंक्शन लिखिए, फिर जितने नंबर भी फंक्शंस होंगे उसको आपस में लिख लेना। ये क्या है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। ये हो गया कुछ फंक्शन हो गया या एडवांटेजेस हो गया जो क्या है फंक्शन का है। तो अब हम लोग देखेंगे कि फंक्शन में जनरली क्या होता है, 2 टाइप का होता है। अब हम फंक्शन का टाइप देखेंगे। फंक्शन का अब हम टाइप देखेंगे। तो ये हो गया फंक्शन। फंक्शन जनरली मेरा 2 टाइप का होता है। एक हुआ लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन हुआ। दूसरा क्या हुआ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये 2 फंक्शन हुआ। ये जो इंपॉर्टेंट बात है, लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड इन द हेडर फाइल ऑफ सी लैंग्वेज। यानी आप बोल सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो सी लैंग्वेज के हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है। डिफाइंड है, डिफाइन किया गया नहीं, डिफाइंड है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका क्या हो गया, दोज functions which are defined in header files of C language are called library function। ये हो गया इसका डिफिनेशन, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। पहले हम लोग यूज कर चुके हैं लाइब्रेरी फंक्शन, बहुत सा यूज कर चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देंगे इसका printf scanf, ये हुआ getch, मेन को बाद में देखेंगे। मेन डिफाइंड है कंपाइलर में, ये हुआ। उसके बाद sqrt, उसके बाद आपका ये हो गया cos, ये भी एक फंक्शन है, सब मैथमेटिकल फंक्शन है। उसके बाद साइन, ये सब मैथमेटिकल फंक्शन होगा। उसके बाद कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड strlen, ये हो गया। उसके बाद strcmp, ये सब डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे etc। तो ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया इसका। तो इसमें जैसे है printf, scanf किसमें डिफाइंड है, किसमें डिफाइंड किया गया, ये है stdio.h हेडर फाइल में डिफाइंड है। getch किसमें डिफाइंड है, conio.h। उसके बाद एक है क्लियर द स्क्रीन, वो भी मेरा किसमें डिफाइंड है, conio.h हेडर फाइल में डिफाइंड है। उसके बाद स्क्वायर रूट, कॉस, साइन, उसके बाद लॉग, पावर, POW, ये जो फंक्शन है ये सब math.h में डिफाइंड है।
उसके बाद str len स्ट्रिंग को लेंथ निकालने का, ये सब फंक्शन किसमें डिफाइंड है, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइंड है। ये हुआ लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में। लेकिन अगर इसके अलावा कोई ऐसा फंक्शन है या ऐसा ऑपरेशंस है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है प्रोग्रामिंग में, मतलब जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं या जो जिस फील्ड से हम कंसर्न्ड है उसमें यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को लिख लेंगे। और जब कभी भी यूज में फंक्शन को यूज करना है तो किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज कर देंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो नाम से क्लियर है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम क्या है, देखिए नाम से क्लियर है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन इज क्रिएटेड बाय यूजर। यूजर डिफाइंड फंक्शन those functions create या इसकी जगह पर रिटेन बाई कर दीजिएगा, ये ठीक है, क्रिएट those function created by user are called यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये हुआ मेरा डिफाइंड फंक्शन। हो गया मेरा, ये आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इसमें क्या है कि यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन को लिखेगा, ये आपका है। तो उसके बाद वंस द फंक्शन इज रिटेन, these function can be used in any program or software as per their requirement। अगर एक प्रोग्राम में भी अगर इसका रिक्वायरमेंट 10 बार आ रहा है तो 10 बार उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ये हुआ यूजर डिफाइंड फंक्शन का। अब हम देखेंगे कि फंक्शन का जो है उसका फॉर्मेट क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट बात है। इसमें हम देखेंगे फंक्शन का फॉर्मेट क्या है, तो कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। यानी ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या आपको ऑफ फंक्शन, तो इसका आप देखेंगे ये होता है, सबसे पहले आएगा डाटा टाइप। 1 बाई 1 करके हम डिस्कस करेंगे डाटा टाइप। उसके बाद यहां आएगा फंक्शन नेम, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, या कभी कभी इसको पैरामीटर भी बोलते हैं, पैरामीटर जो आप पास करें, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स या पैरामीटर। उसके बाद इसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद यहां स्टेटमेंट्स आएंगे और लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। रिटर्न स्टेटमेंट आएगा, यहां पर आर्गुमेंट होगा या पैरामीटर होगा, ये हुआ। उसके बाद ये सेमी कॉलन आएगा, ऐसा क्लोज का कर्ली ब्रैकेट आ गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है 1 बाई 1 करके देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे, ये क्या है, फंक्शन का नाम। ये क्या होगा, यूजर डिफाइंड नेम,
सेम एज वेरिएबल नेम। ये हुआ। अब यहां एक वर्ड आया डाटा टाइप। इसका मतलब है कि जब हम, इसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात यहां देखिए, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। इसका मतलब है कि यहां पर एक सेट ऑफ वेरिएबल्स होंगे जिसका वैल्यू हम फंक्शन में लेकर जाएंगे और उसके ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ये मेरा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, यहां लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स नेम आएंगे और उस वेरिएबल का वैल्यू को पास किया जाएगा जब फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और ये हो गया। यहां पर ही डाटा टाइप है। डाटा टाइप का मतलब है कि जब फंक्शन से हम कॉल्ड फंक्शन में रिटर्न होंगे, यानी जहां से फंक्शन कॉल किया गया है वहां जब रिटर्न होंगे तो जो वैल्यू हम लेकर जाएंगे वो वैल्यू किस तरह का डाटा टाइप होगा उसको अगर हम यहां देंगे। अगर यहां पर INT रहता है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये आर्गुमेंट भी इंटीजर वेरिएबल होगा जिसका वैल्यू को कॉल्ड फंक्शन में पास करेंगे जब हम, या जब फंक्शन क्या होगा, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद फंक्शन से जैसे ही एग्जिट करेगा तो इसका वैल्यू को कॉल्ड फंक्शन में क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो यहाँ डाटा टाइप आपका कुछ भी हो सकता है। जो बेसिक डाटा टाइप है वो भी हो सकता है। बेसिक डाटा टाइप का मतलब क्या हो गया, CHR भी हो सकता है, INT भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और एक वर्ड यूज करते हैं वाइड। वाइड का मतलब होता है एम्प्टी डाटा टाइप। एम्प्टी डाटा टाइप, इसको याद रखें, एम्प्टी डाटा टाइप। इसका मतलब है कि जब अगर हम यहां वाइड यूज करेंगे उस वक्त ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये यूज नहीं करेंगे। यानी ये बोलने का मतलब है कि रिटर्न स्टेटमेंट उसी वक्त यूज होगा जब आप चाहते हैं कि फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करे। क्लियर है? अगर हमको रिटर्न नहीं करना है तो हम वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, जैसे हम वाइड दे दिए डाटा टाइप की जगह, यानी वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे, तो उस वक्त हमको क्या करना होगा, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देंगे। इसका मतलब है रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शनल है। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे भी सकते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप नहीं भी दे सकते। तो ये हुआ फंक्शन का डिफिनेशन, फंक्शन का पर्पस, फंक्शन कितने टाइप्स का होता है उसको हम लोग देखे थे, और फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर किए थे। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन को अपने प्रोग्राम में हम किस तरह से यूज करते हैं। थैंक यू।